नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देश की बात और मैं हूं आपके साथ प्रश्रिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय सेशल्स दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की अहम वार्ता की। इस दौरान पीएम मोदी ने हिंद महासागर को दोनों देशों का साझा घर बताते हुए उसकी सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को साझा जिम्मेदारी करार दिया। उन्होंने भारत के महासागर विजन का जिक्र करते हुए कहा कि हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना ही लक्ष्य है, जहां सुरक्षा के साथ आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो। बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अनुभव सेशल्स के साथ साझा करेगा और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति हरमनी ने भी समुद्री सुरक्षा को द्विपक्षीय संबंधों का केंद्रीय आधार बताया। इस दौरान भारत और सेशल्स के बीच रक्षा, डिजिटल पेमेंट, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा समेत 19 अहम समझौते और पहले घोषित की गई। इनमें यूपीआई आधारित भुगतान व्यवस्था, प्रत्यर्पण संधि और नए अस्पताल के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण करार शामिल हैं। भारत ने सेशल्स को फास्ट पेट्रोल वेसल, यूटिलिटी वाहन, एम्बुलेंस और आवश्यक संसाधन देने की भी घोषणा की। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे, जिससे साझेदारी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। अगली खबर का रुख करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने जांच तेज करते हुए बड़ा एक्शन लिया। रविवार को इस मामले की जांच कर रही टीमों ने अयोध्या में रहने वाले सभी आरोपियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब हर पहलू को गहराई से खंगाल रही है, ताकि इस पूरे प्रकरण का सच सामने लाया जा सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। पुलिस की अलग अलग टीमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मुख्य आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घर पहुंची थी। इन सभी स्थानों पर बारीकी से तलाशी ली गई ताकि केस से जुड़े अहम सबूत जुटाए जा सके। जांच एजेंसियां किसी भी सुराग को नजरअंदाज नहीं करना चाहती। हर कोने की गहन जांच की गई। कार्रवाई के दौरान लोकल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आरोपियों के परिजन से पूछताछ हुई। पुलिस आस पड़ोस के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है, ताकि आरोपियों की हालिया गतिविधियों और उनके नेटवर्क का पता लगाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और जल्द इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है, जहां पुलिस सीन रिक्रिएशन के जरिए पूरी साजिश की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। रविवार सुबह करीब 6:30 बजे पुणे ग्रामीण पुलिस दोनों आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी को लोहागढ़ किले पर लेकर पहुंची, जहां 18 जून को केतन अग्रवाल की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। यहीं पर पुलिस ने आरोपियों से पूरा घटनाक्रम दोहराया, ताकि उनके बयानों की सच्चाई को मौके की परिस्थितियों से मिलवाया जा सके। जांच अधिकारियों के मुताबिक पहले सिया गोयल को उस स्थान पर ले जाया गया जहां से कथित तौर पर उसने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर केतन को खाई में धक्का दिया था। इसके बाद चेतन चौधरी से भी अलग अलग उसी घटनाक्रम को दोहराने के लिए कहा गया। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपियों की कहानी घटनास्थल की वास्तविक स्थिति में मेल खाती है या नहीं। अब तक जांच में सामने आया है कि सिया गोयल को सगाई केतन अग्रवाल से हुई थी, लेकिन वे इस शादी से खुश नहीं थी और उसका चेतन चौधरी के साथ संबंध था। पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची। फिलहाल पुलिस तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि सच पूरी तरह सामने आ सके। वहीं महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पेपर लीक मामले में बड़ा रूप ले लिया है, जिसके चलते रविवार को होने वाली परीक्षा को रद्द करना पड़ा। इस घटनाक्रम के बाद राज्य में सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे के जॉइंट पुलिस कमिश्नर पंजाब राव उगले की अगुवाई में विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठन करने का आदेश दिया। साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और डीजीपी सदानंद दाते को दोषियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जांच में सामने आया है कि ये पेपर लीक रैकेट अंतर्राज्यीय स्तर पर फैला हुआ है। एसआईटी की 4 टीमें अलग अलग राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली और हरियाणा में जाकर जांच कर रही है। ठाणे पुलिस को इस रैकेट की भनक पहले ही लग गई थी, जिसके बाद पुलिस ने खुद ग्राहक बनकर आरोपियों को पकड़ने की रणनीति बनाई। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपियों को पेपर के बदले मोटी रकम देने का लालच दिया और जैसे ही आरोपी सौदे के लिए पहुंचे 3 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी उच्च शिक्षित है, जो इस पूरे मामले को और गंभीर बनाता है। फिलहाल पुलिस चौथे आरोपी की तलाश में जुटी है और पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। उम्मीद है कि जांच में जल्द ही और बड़े खुलासे सामने आएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। लंबे समय से इस परिणाम का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 41,424 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किया था। बोर्ड ने रिजल्ट के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब अगले चरणों से गुजरना होगा, जिसमें दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और जन्मतिथि की मदद से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करें और उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। स्कोर कार्ड में उम्मीदवार का नाम, प्राप्त अंक, क्वालिफिकेशन स्टेटस और कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि परीक्षा 25 से 27 अप्रैल तक विभिन्न जिलों में आयोजित की गई थी और 7 मई को इसकी प्रोविजनल आंसर की जारी की हुई थी। अब सफल उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होने जा रहा है, जो उनके चयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। वहीं सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद अब री इवैल्यूएशन का इंतजार कर रहे हजारों छात्रों की चिंता बढ़ती जा रही है। बोर्ड ने जहां लगभग 87% री इवैल्यूएशन के परिणाम जारी कर दिए हैं, वहीं करीब 13% छात्र अब भी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। पोर्टल पर अंडर प्रोसेस दिख रहे हैं। ये छात्र लगातार रिजल्ट अपडेट होने की उम्मीद में बार बार वेबसाइट चेक कर रहे हैं। इस देरी को लेकर छात्रों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर कई छात्र बोर्ड से जल्द परिणाम जारी करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जहां अन्य छात्र आगे की पढ़ाई और एडमिशन की प्रक्रिया में जुट चुके हैं, वहीं वे अब भी रिजल्ट का इंतजार करने को मजबूर हैं। कई छात्रों ने यह भी मांग उठाई है कि मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं, संशोधित कॉपियां भी जल्द उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे समय पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सके। दरअसल देश भर के विश्वविद्यालय कॉलेजों में काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीट आवंटन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में जो JOSAA काउंसिल और अन्य प्रवेश प्रक्रियाओं में शामिल छात्रों के लिए ये देरी परेशानी का कारण बन रही है। हालांकि सीबीएसई ने भरोसा दिलाया है कि सभी लंबित परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे और संशोधित मार्कशीट डिजी लॉकर पर अपलोड की जा रही है। बोर्ड का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और सावधानी के साथ पूरी हो रही है। पटना में आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सामूहिक रूप से सुना गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू और महाचंद्र प्रसाद सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद नेताओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को प्रेरणादायक बताते हुए पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार को लेकर उनकी पहल की सराहना की। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पीएम की अपीलों का देश भर में सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है और लोग इन संदेशों को गंभीरता से अपना रहे हैं। वहीं नीरज कुमार बबलू ने कहा कि मन की बात के जरिए भारत की संस्कृति और संस्कृत भाषा का वैश्विक प्रभाव भी बढ़ रहा है। नेताओं ने यह भी बताया कि पीएम ने गणेश उत्सव में मिट्टी से बनी प्रतिमाओं के उपयोग पर जोर देकर स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात में पर्यावरण को लेकर, खेल को लेकर और कई विषयों को दिल छूने वाली बात कही है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री पर्यावरण को लेकर
स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। उन्होंने देश के लोगों का धन्यवाद भी किया कि जब उन्होंने कहा था कि कारपूलिंग करेंगे, जब कहा सोना नहीं खरीदेंगे, उस पर बहुत से लोगों ने अमल किया है। अभी भी जिस तरह देश पूरी दुनिया में अमेरिका ईरान का संकट है, उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय किया गया था। अभी भी उस पर अमल करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनने के लिए पूरे लोग इंतजार करते हैं और सब लोग मिलकर इसको सुनते हैं। उनकी प्रेरणा वाली बातें पर हम सब अमल भी करते हैं। की बात में सबसे बड़ी बात की कि बिहार की चर्चा की नालंदा विश्वविद्यालय की, और उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में जिस तरह से शास्त्रार्थ हुआ है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दूसरे देशों से बच्चे हमारे देश आ रहे हैं शास्त्रार्थ में। ये जैसे हम विश्व गुरु बनने की बात करते थे, तो वो चीज हमारे सामने आ रहा है। जो हमारे देश की परंपरा है, जो हमारे देश की भाषा है संस्कृत, आज दूसरे देशों में ये सुनी जा रही है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उसे पढ़ा जा रहा है, उसे सीखा जा रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और बाकी जिस तरह से ग्लोबल क्राइसिस पर उन्होंने फिर से याद दिलाया कि हमें सोना नहीं खरीदना था, उन्होंने आग्रह किया, देश के लोगों ने माना इन चीजों को, विदेश की यात्रा नहीं करना है, देश के लोगों ने माना। इसके लिए उन्होंने देश के लोगों को धन्यवाद भी दिया। स्वदेशी पर उन्होंने भी फोकस किया, स्वच्छता पर फोकस किया। और जो अभी 21 जून को हम समझते योग दिवस होता है, जो योग दिवस को उन्होंने पहचान बनाया पूरी दुनिया में। आज पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। लोग स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, इसके लिए हम लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। इसी तरह नए नए चीजों को हमें बताते रहे, दिखाते रहे, हम धन्यवाद करते हैं। वहीं बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। इस बीच पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बड़ा बयान देते हुए जांच प्रक्रिया पर भरोसा जताने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराई जा रही है। नीरज बबलू ने कहा कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए और जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने साफ किया कि अगर एनकाउंटर फर्जी पाया जाता है तो किसी भी पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं भोजपुर में बहुजन महापंचायत को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए बबलू ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मांझी एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें ऐसे विवादों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। तिवारी इनकाउंटर में सरकार के द्वारा जांच गठित कर दिया गया है। पूर्व जस्टिस जांच में लगे हुए, थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हमें भरोसा है कि जो फर्जी इनकाउंटर अगर हुआ है तो कोई भी इनकाउंटर करने वाला पुलिस पदाधिकारी नहीं बचेगा। ये सम्राट राज में किसी को बचाया नहीं जाता है और हम समझते हैं कि ना किसी को फंसाया जाता है। अगर गलत किया है तो कानूनी कार्रवाई होगी। अच्छा, वहाँ आरा में बहुजन महासभा आयोजित की जा रही है, क्या अब देखिए कौन क्या कर रहा है, इस पे हम लोग को नहीं जानना है। लोग स्वतंत्र है, जिनको जो मर्जी है कर रहे हैं, लेकिन अगर गलत हुआ है तो कार्रवाई होगी। सरकार देखिए, हम तो ये आग्रह करेंगे कि जीतन राम मांझी जी हमारे सीनियर नेता हैं, बड़े नेता हैं, एनडीए के बड़े पार्ट हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं, तो उनको इन छोटो चीजों से बचना चाहिए। वहीं बिहार में कथित रेशू श्री मामले को लेकर सियासत गरमाई है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ बड़ा हमला बोला है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि एक ठेकेदार को कई विभागों में टेंडर कैसे मिले, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए और इसमें बड़े अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक की भूमिका की भी पड़ताल होनी चाहिए। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि ईडी जांच में जिन वरिष्ठ अधिकारियों और कथित सत्ता संरक्षण की बात सामने आई है, उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। साथ ही चार्जशीट में तथाकथित बड़ी मछलियों को शामिल न करने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है और कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार की ओर से अभी तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। केंद्र सरकार के सामने सम्राट चौधरी जी ने कई बार गुहार लगाई कि हमको फंड की जरूरत है, लेकिन डबल इंजन की सरकार मोदी जी कहते हैं ना, अपना देखो, यानी केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए था बिहार सरकार को, अब वो भी फंड जो है
केंद्र सरकार ने अपना पल्ला जो है झाड़ लिया। हर बार एक बड़ा घोटाला होता है, लेकिन छोटा किरानी और कर्मचारी की ही गिरफ्तारी है। लेकिन नीतीश जी और बीजेपी एनडीए की सरकार में राज्य में जो मास्टरमाइंड है, जो मुख्य सरगना है, जो प्रभावशाली है, जो लाभार्थी है, उन तक कभी भी जांच एजेंसी जो है पहुंच नहीं पाती, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती। यानी उनको जो है बचाने का काम किया जाता है। चाहे एस्टिमेट घोटाला हो, चाहे सृजन घोटाला हो, चाहे सीएजी घोटाला हो, चाहे टेंडर घोटाला हो। आप बता दो, एक भी बड़े अधिकारियों पर अगर कार्रवाई की गई हो, एक भी मंत्री पर अगर कार्रवाई की गई हो, तो ये सरकार किसको बचाने में लोग लगेंगे। पटना में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। भाजपा नेता नागमणि अपने विवादित बयान को लेकर फिर चर्चा में हैं। नागमणि ने साफ तौर पर कहा है कि वे भरत भूषण तिवारी को कभी भगवान नहीं मान सकते। उनके मुताबिक कुछ लोग उन्हें भगत सिंह की उपाधि दे रहे हैं, लेकिन उनके अनुसार तिवारी एक अपराधी था और अपराधी को अपराधी ही कहा जाएगा। नागमणि ने यह भी कहा है कि अगर कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई जरूर करेगी और इस मामले में पुलिस ने वही किया जो कानून के तहत जरूरी था। उन्होंने साफ कर दिया कि चाहे महापंचायत हो या आंदोलन, उनके बयान में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ तिवारी के परिजनों ने इसे एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या बताया है और नागमणि के बयान पर कड़ी नाराजगी जताई। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज होती जा रही है। अच्छा, भरत तिवारी जी का खुद वीडियो वायरल हुआ, इससे पूरा बिहार देश दुनिया देखा। ये अनलाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के कभी थाना प्रभारी की तरफ से रिवॉल्वर टान रहा है, कभी पुलिस पर टान रहा है, कभी छत पर से गोली चला रहा है। वो ऐसे लोग को अपराधी बोलेंगे कि शहीद भगत सिंह बोलेंगे? यही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, वो गुंडा था, गुंडा का अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे हैं ना। जो अनलाइसेंसी रिवॉल्वर लेता है उसको क्या बोला जाता है? क्रिमिनल, गुंडा। ऐसे प्रोटेक्शन मत दीजिए, लगाते रहिए। दूसरा महापंचायत होने वाला है जगदीशपुर में, उस दिन पता लगेगा कि कौन कितना धूल लगा रहा है। आप मिलने के लिए बिल्कुल जाएंगे। कहाँ? भरत तिवारी के परिवार। हम क्यों जाएंगे? हम क्रिमिनल कहाँ जाएंगे? ये पूरा जग जाहिर है, हम क्यों जाएंगे? पटना के वीआईपी इलाके होर्डिंग रोड स्थित सरकारी बंगला नंबर 39 एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बंगले को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम आवंटित किया गया है, लेकिन इसके साथ जुड़ी रहस्यमय कहानियां और मान्यता इसे खास बनाती है। कहा जाता है कि इस परिसर के बीचों बीच एक प्राचीन सूफी संत की मजार मौजूद है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में गहरी आस्था है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बंगले को लेकर एक अलग ही चर्चा भी लंबे समय से चल रही है। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले कई मंत्री और जनप्रतिनिधि अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और इसे केवल संयोग या स्थानीय मान्यताओं का हिस्सा माना जाता है। इस बीच राबड़ी देवी को ये बंगला आवंटित किए जाने के बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगा कि क्या वे यहाँ रहेंगी और क्या इस बंगले का अनलकी टैग जारी रहेगा। हमारी टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की, जहां स्थानीय लोगों ने मजार के प्रति अपनी आस्था जरूर बताई, लेकिन कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। आस्था, रहस्य और राजनीति के संगम बने इस बंगले की सच्चाई आज भी अनसुलझी है। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि यह महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। पटना का एक चर्चित आवास 39 हार्डिंग रोड एक रहस्यमय है। इसमें एक बड़ी राज छुपी है इस बंगले में। वो राज बल्कि किसी और का नहीं, सूफी संतों का राज है। अंग्रेज के जमाने से ही इस बंगले में एक मजार है। इस बंगले में जो भी नेता या मंत्री आते हैं वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। ये 39 हार्डिंग रोड है जो राबड़ी देवी को आवंटित किया गया है। ये बंगला आवंटित होने के बाद राबड़ी देवी ने साफ मना कर दिया था कि हम इस बंगले में नहीं जाएंगे। 10 सर्कुलर रोड आवास खाली कराने को लेकर कई बार चर्चाएं हुई,
उन्होंने राबड़ी देवी जिद पर अड़ गई कि हम इस बंगले को खाली नहीं करेंगे और ना 39 हार्डिंग रोड में जाएंगे। कहा जाता है कि इस बंगले के अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्तियां हैं जो इस बंगले को चला रही, बंगले में रह रही है, और वो शक्तियां बल्कि कोई और नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि अंग्रेज के समय से ही इस बंगले में एक मजार छुपा हुआ है। जिस धर्म के लोग आते हैं वहाँ यहाँ पर इस मजार पर मत्था टेकते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और काफी रहस्यमय ये बंगला है। कहा जाता है कि किसी ऐतिहासिक सूफी संत या पीर और इस धार्मिक स्थल को लेकर स्थानीय लोग, बंगले में रहने वाले नेताओं के बीच गहरी आस्था छुपी हुई है। कहा जाता है कि लुटियांस जोन स्थित इस बंगले को लेकर हाल में ही काफी चर्चा हुई। ऐसे में इस बंगले को लेकर भवन निर्माण विभाग की तरफ से रंगाई पुताई और मरम्मत की काम तेजी से चल रहा है, लेकिन ये सूफी संतों की मजार कहा जा रहा है कि अंग्रेज के जमाने से है और ये रहस्यमय है। जो अमित रजक हैं वो कहते हैं कि हम भी कभी कभी यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। किसी धर्म और जाति से हमें ना बांटे, हम सब एक हैं। इस मजार पर जो भी आए हैं वो अपनी मनोकामना जरूर पूरी की है। यानी सूफी संतों की ये मजार है और इसी वजह से ये मजार की कई रहस्य छुपे हुए हैं। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए। वहीं गोवा के डिचोली तालुका में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। डिचोली पुलिस ने देर रात तक विशेष नाकाबंदी अभियान चलाते हुए पूरे इलाके में सघन जांच की। हरवली कॉलोनी से लेकर साखली बाजार, कारापुर तिस्क, वहीं जंक्शन और GSKR सिनेमा परिसर समेत कुल 9 स्थानों पर पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। इस दौरान सड़कों से गुजरने वाले वाहनों की भी गहन जांच की गई और संदिग्ध पाए गए 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। पुलिस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाई ने खुद इस अभियान की कमान संभाली और रात्रि गश्त के साथ फ्लैग मार्च भी निकाला। सायरन के साथ निकले इस मार्च ने जहां आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाया, वहीं अपराधियों को कड़ा संदेश दिया कि किसी भी हाल में कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और हम यहाँ पे बिचोली पुलिस स्टेशन में हैं। यहाँ आने की वजह यानी कि बिचोली पुलिस ने अभी रात को पेट्रोलिंग जो है वो स्टार्ट की है। उनके मेल और फीमेल दोनों स्टाफ जो है वो बिचोली तालुका के हर पॉइंट्स पे रहते हैं। 8 से 9 पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं बिचोली पुलिस स्टेशन के, और यहाँ पे रात भर जो है वो पेट्रोलिंग चालू रहती है, गाड़ियों की चेकिंग रहती है। जो भी संदिग्ध दिखा जाए, जिसपे डाउट किया जाए, उनको हिरासत में लिया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है। ऐसी रात की पेट्रोलिंग जो है वो बिचोली पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाई इनके निर्देशन में यहाँ के पुलिस कर्मचारी कर रहे हैं। ये करने का यही एक ही मकसद है, यानी कि जो रात को क्राइम्स होते हैं वो कम किए जाए, डकैती होती है वो कम किए जाए, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन किया जाए। इसलिए ये जो रात की पेट्रोलिंग जो है वो शुरू की गई है बिचोली पुलिस स्टेशन के PI विजय राणे सरदेसाई के निर्देशन में। ऐसी पेट्रोलिंग रात को की पहले भी की जाती थी। हर वीकेंड को ये पेट्रोलिंग जो है वो की जाती है और बीच बीच में सरप्राइज पेट्रोलिंग भी बिचोली पुलिस के कर्मचारी जो है वो करते हैं। आज जब पेट्रोलिंग करते हुए 4-5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, उनकी पूछताछ चालू है। जो रात को घूम रहे थे, जिनके पास ID प्रूफ नहीं था, कुछ गाड़ियों की चेकिंग भी की गई, जिनमें कुछ ड्राइवर के लाइसेंस नहीं थे, तो इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन पे जो है वो आगे कार्रवाई होगी। इस पे एक ही संदेश सीधा बिचोली पुलिस स्टेशन से जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिचोली में बनाने के लिए बिचोली पुलिस तत्पर है और हर समय अपनी आंखें खुली रखते हुए दिन में और रात में दोनों समय बिचोली पुलिस के कर्मचारी जो है काम करते। ये खबर थी बिचोली पुलिस स्टेशन से। ऐसी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए राष्ट्र टीवी। मैं विनायक सामंत, राष्ट्र टीवी के लिए बिचोली से।
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर हुए भीषण सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद घटना की भयावह तस्वीर अब साफ हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे हाईवे पर रिवर्स ले रही एक कार को पीछे से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार कई मीटर तक घिसटती चली गई और स्कॉर्पियो भी पलट गई। ये दर्दनाक हादसा रामपुर वनिहारान थाना क्षेत्र के हलगोया कट के पास हुआ था, जहां हरियाणा के बहादुरगढ़ से हरिद्वार जा रहा एक परिवार हादसे का शिकार हो गया। इस दुर्घटना में परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कार चालक कट पार करने के बाद वाहन को वापस मोड़ने के लिए हाईवे पर ही रिवर्स ले रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे अब पुलिस जांच का अहम हिस्सा मान रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है, ताकि पूरी घटना की सटीक पड़ताल की जा सके। इसी के साथ फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।